हाँ जी सर, ये जो चैप्टर है ये हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड है और रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर ही हमारी टैक्सेबिलिटी जो है वो निर्धारित की जाती है। यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस से ही हमारा लेना देना होता है अगर हमें किसी पर्सन के ऊपर टैक्स लगाना है तो। देखने वाली बात यहाँ पे ये है, देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम कभी कभी इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई पर्सन जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो हम उसको रेजिडेंट ऑफ इंडिया मानने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए आप एक जगह पे आपका मकान है, ठीक है, एक जनकपुरी में आपका मकान है और एक है कनॉट प्लेस में। दो घर हैं आपके पास। आप जनकपुरी वाले मकान में खुद रहते हैं, जनकपुरी वाले फ्लैट पे खुद रहते हैं, जबकि सीपी वाला फ्लैट जो है आपने लेट आउट कर रखा है। अब मुझे ये बताइए कि आप कहाँ के रेजिडेंट हैं। आप रेजिडेंट हैं सर यहाँ के जनकपुरी के, और सीपी के लिए आप नॉन रेजिडेंट हैं। तो वहां पे जो स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कहाँ पे, सीपी वाले फ्लैट पे, ठीक है। वहां पे स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है किसके द्वारा, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा। तो वो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो आपके टेनेंट से, आपके किराएदार यानी कि टेनेंट से सब्सक्रिप्शन ले सकता है, आपसे सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता। अब ठीक इसी चीज को अप्लाई करो आप। आपके पास में सिटीजनशिप जो है वो इंडिया की है, लेकिन आप वहां पे रहते नहीं है, आप वहां के नॉन रेजिडेंट हैं। तो क्या आपको इंडिया में कोई चार्जेस लिया जा सकता है क्या? आपने, मान लीजिए आप एक नॉन रेजिडेंट हैं, आप पिछले 10 सालों से, पास्ट 10 ईयर्स से आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकती है? अगर चाहे तो भी नहीं कर पाएगी। तो वो क्या कहती है, नहीं मैं तो ऐसी इनकम के ऊपर आपसे टैक्स कलेक्ट करूंगी ही नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि जो पर्सन नॉन रेजिडेंट है उससे मैं टैक्स कलेक्ट कर ही नहीं सकती और मैं करूंगी भी नहीं, ठीक है जी, क्योंकि फॉरेन में आएंगे वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें ना चेक ये करना है कि हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ये नहीं चेक करना कि हम पैदा कहाँ हुए हैं या फिर हमारा सिटीजनशिप कहाँ का है। सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है टैक्स लायबिलिटीज से। हमें तो क्या देखना है, हमें तो देखना है रेजिडेंशियल स्टेटस, कि हम यहाँ पे रहते हैं या नहीं रहते। अब रेजिडेंशियल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप ये मत समझ लेना कि मैंने अभी ये बोल दिया कि सर नॉन रेजिडेंट के हाथ में तो कोई इनकम टैक्सेबल होती ही नहीं है इंडिया में। नॉन रेजिडेंट के ऊपर भी इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया में, ठीक है, लेकिन वो किस तरीके से होती है वही हमें इस चैप्टर के अंदर सीखना है। अच्छा सर, ठीक है। तो हमारे पास में रेजिडेंशियल स्टेटस जो बताता है वो किन किन चीजों को बताता है, देखिएगा ध्यान से। The incidence of taxation of any SSC depends upon the residential status under this act। ये पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ कवर किया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है टैक्सेबिलिटी ऑफ इंडिया, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम वुड डिपेंड ओनली, would not depend, sorry, taxability of income would depend not only on its nature and place of accrual or receipt, but also upon the एसएससीज रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि इनकम कहाँ अर्न हुई है, कहाँ रिसीव हुई है। इसके अलावा भी हम क्या चेक करते हैं कि रेजिडेंट का, जिसने उसे कमाया है या जिसके लिए वो इनकम अर्न हुई है, ड्यू हुई है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी मस्ट बी डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर ईच प्रीवियस ईयर। ईच प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है यहाँ पे, जिसमें हम इनकम अर्न कर रहे हैं। तो बच्चों ये जरूरी नहीं है कि एक साल में मैं यहाँ का इंडिया का रेजिडेंट हूं तो अगले साल भी मैं इंडिया का रेजिडेंट ही रहूंगा, नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो मैं ये कहता हूं कि मैं यहाँ पे 31 दिसंबर को देश छोड़ देता हूँ, 31 दिसंबर 2021 में मैं देश छोड़ देता हूँ, इंडिया छोड़ देता हूँ।
तो ये कौन सा ईयर था मेरा? सर ये मेरा ईयर था 21-22। तो मैं यहाँ पे कब तक रहा? 1/4/2021 से लेकर के 31/12/2021 तक रहा, और इसके बाद में आउटसाइड इंडिया चला गया। तो अब 22-23 का रेजिडेंशियल स्टेटस इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं 22-23 में इंडिया में था या नहीं था। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट क्या कहता है? हमारा तीसरा पॉइंट ये कहता है कि सर आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है ना, हर साल अलग अलग निर्धारित किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप अगर 1 साल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन गए हैं तो हर साल ही आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, नहीं। अच्छा सर, नटशेल में आप ये कहना चाहते हैं कि हम जो है वो ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जो इंडिया से बाहर आता जाता रहता है। जी हाँ, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। सोच करके देखो, वान्या, मैं, सिद्धांत, ठीक है, या कोई और स्टूडेंट या कोई भी टीचर जो पूरे साल इंडिया में बैठा रहता है, जो इंडिया से बाहर जाता ही नहीं है, क्या हम पूछेंगे उससे टैक्स पे करवाने से पहले? नहीं, क्योंकि ये बाहर जाता ही नहीं है, तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑटोमेटिकली इंडिया का है। हम तो ऐसे पर्सन्स को पकड़ रहे हैं जो कि यहां से बाहर आते जाते रहते हैं, उनके ऊपर हमारे को शक है, और उन्हीं का रेजिडेंशियल स्टेटस हमें चेक करना है। क्योंकि यहाँ जो हमेशा पूरे साल 365 दिन यहीं पे ही है, ठीक है, इंडिया में ही है, तो उसका मतलब तो क्या हो गया? उसका मतलब तो ये हो गया कि वो इंडिया का रेजिडेंट ही है, पूरे साल कहीं बाहर जाता ही नहीं है, तो घर में ही रहता है। ठीक है, अच्छा, ठीक सर। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। कोई पर्सन क्या होता है? कोई पर्सन को सर हम इस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि कोई पर्सन जो है या तो रेजिडेंट होता है या फिर नॉन रेजिडेंट होता है। नॉन रेजिडेंट के बारे में तो हम पता ही नहीं करते, लेकिन जो रेजिडेंट होता है उसके बारे में फर्दर इंक्वायरी की जाती है कि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। अरे सर, इसका क्या मतलब है? देखो मैं समझाता हूं। देखो, इसके नाम के आगे रेजिडेंट तो लग गया। अब रेजिडेंट होने के बाद में ये ऑर्डिनरली रहने वाला, ऑर्डिनरली मतलब आमतौर पे यहाँ पे देखा जाता है या कभी कभी दिखाई देता है, ठीक है, नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ऑर्डिनरी नहीं बोला मैंने, बहुत से बच्चे अपनी कॉपीज के अंदर इसको ऑर्डिनरी लिख देते हैं। यहाँ पे ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात नहीं हो रही, रेजिडेंशियल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूछ रहे हैं वो ऑर्डिनरीली यहाँ पे रहता है या नॉन ऑर्डिनरीली रहता है, यानी कि आमतौर पे यहाँ रहता है या फिर कभी कभी दिखाई देता है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि चाचा का बेटा, हमारे चाचा का जो बेटा है, मान लीजिए हमारी ज्वाइंट फैमिली है, तो चाचा का बेटा हम क्या कहते हैं? हाँ, चाचा का बेटा ज्वाइंट फैमिली में रहता है हमारे साथ, तो वो हमारे परिवार का हिस्सा है। अच्छा, ठीक है, ओके। और बुआ जी का बेटा भी हमारी परिवार का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन चाचा जी का बेटा ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, क्योंकि आमतौर पे हम 2 स्टेयर्स से नीचे उतरते हैं, हमें अपने चाचे का लड़का मिल जाता है। लेकिन बुआ जी का लड़का वो नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, यानी कि वो रिश्तेदार तो है, लेकिन खास रिश्तेदार है, कभी कभी दिखाई देता है हमें यहाँ पे। और ये वो पर्सन है जो हमारा रिश्तेदार ही नहीं है, इसको तो हम जानते ही नहीं है, नॉन रेजिडेंट है। हम इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। अब ये मत लिखाना पेपर में कहीं जाकर के कि ये हमारा रिश्तेदार है, वो हमारा रिश्तेदार है। खैर, आप लोग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों से ऐसी उम्मीद की भी नहीं जा सकती, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। अच्छा, अब आगे सुनिएगा जरा ध्यान से कि सर पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या लिखा हुआ है। ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ जो होता है ना, वो ही रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट होता है। यानी कि ये जो मैंने अभी आपको क्लास बताई ना, ये वाली जो मैंने आप लोगों को अभी क्लास बताई ना, रेजिडेंट के बाद में ये वाली क्लास, ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के साथ ही होती है, ठीक है। ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के साथ ही होती है, और किसी के लिए नहीं होती। सर और कौन कौन? और जैसे हमारे पास में पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, ठीक है जी। इन लोगों के लिए ये नहीं होता। कंपनी हो गया, तो ये लोग
रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होते। ये सब लोग या तो होते हैं सर या तो होते हैं, ये सभी लोग या तो होते हैं रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट, दैट्स इट। ठीक है जी, ओके। चलो यस सर। आगे चलते हैं जी। अब देखो हमें ना पता करना है कि सर हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं हम रेजिडेंशियल स्टेटस को। तो देखो समझो, ध्यान से समझना कि एक पर्सन है, एक पर्सन है, हम ना पहले लगाएंगे बेसिक कंडीशंस, पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कंडीशंस। क्या पढ़ेंगे पहले? बेसिक कंडीशंस। और फिर हम पढ़ेंगे एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, हम दो बेसिक कंडीशन बताएंगे। उन दो बेसिक कंडीशन में से जो कोई पर्सन हमारी एक भी बेसिक कंडीशन, एनी बेसिक कंडीशन जो फुलफिल कर देगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रेजिडेंट। अच्छा सर, एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। अच्छा, जो पर्सन नन जो पर्सन हमारे पास में नन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। अब मैंने बताया था नॉन रेजिडेंट के बारे में आगे तो जानकारी ही नहीं ली जाती। अब रेजिडेंट से पूछेंगे हम, भैया आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं या नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट है? तो वो पर्सन बताएगा। उसके लिए हमने क्या लिखी हुई है? दो एडिशनल कंडीशन लिखी हुई है। तो दो एडिशनल कंडीशन में से ओ आर यानी कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट वो बन जाएगा जो बोथ एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर देगा। और जो पर्सन एनी वन और नन ऑफ द बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है, यानी कि एक करे या एक भी नहीं करे, वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सर नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट। बात समझ में आई? बेसिक कंडीशन पूरी करने से कोई क्या बनता है सर? बेसिक कंडीशन, दो बेसिक कंडीशन बताई जाएंगी, दोनों में से कोई एक पूरी कर देगा तो वो एनी लिखा है ना, यानी कि कोई भी एक, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। अगर एक भी ना करे तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। नॉन रेजिडेंट के बारे में हमें फर्दर पूछना नहीं है। रेजिडेंट से हम पूछेंगे, भाई साहब आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट है? तो उसके लिए क्या है? दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशंस में से जब दोनों कंडीशन पूरी कर देता है तो ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाता है, और जब एक कंडीशन पूरी करता है या एक भी नहीं करता तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट। सिंपल, ठीक है ना? अच्छा चलो अब देखते हैं सर वो कंडीशंस है क्या सर, अब तो ये बता दो आप जल्दी से हमें। हाँ बिल्कुल, देखो बोला गया है कि अगर कोई प्रीवियस ईयर में, कोई भी पर्सन प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर कौन सा? जिसमें वो इनकम अर्न कर रहा है, ठीक है जी। अगर वो पर्सन प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहता है तो वो क्या है? रेजिडेंट है। पहली कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है सर। फर्स्ट कंडीशन से अगर रेजिडेंट नहीं बना तो सेकंड कंडीशन है हमारे पास में। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? कहती है अगर आप 182 डेज में प्रीवियस ईयर में नहीं थे तो घबराने वाली बात नहीं है, आप हमें ये बताइए कि आप प्रीवियस ईयर यानी कि ऐसा ईयर जिसमें आपने इनकम अर्न की है, क्या उसमें आप 60 डेज इंडिया में थे? 60 डेज आप इंडिया में थे? और अगर पर्सन कहता है हाँ, तो बोलता है अच्छा अब एक और बताते हैं तुम्हें। एक और क्या है? सेकंड पॉइंट है इसी का, कहते हैं कि क्या आप पिछले 4 सालों में यानी कि प्रीवियस ईयर से पहले के 4 सालों में 365 डेज इंडिया में थे? अगर ये सेकंड कंडीशन भी पूरी हो जाती है, मतलब ये बी का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पूरा हो जाता है, तो ये पर्सन क्या बन जाता है? मुबारक हो, ये बन जाता है रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर ये पर्सन
अगर ये पर्सन ए और बी दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर पाता तो ये क्या बन जाता है, नॉन रेजिडेंट बन जाता है, नॉन रेजिडेंट बन जाता है। सर अगर मैं बी पार्ट की सिर्फ फर्स्ट कंडीशन पूरी कर दूं तो क्या मैं रेजिडेंट बन सकता हूं? आंसर इज स्ट्रेट अवे नो, नहीं। यानी कि कोई पर्सन, सोचो कोई भी पर्सन, जैसे मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स आज से पहले ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, मिस्टर एक्स ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, ठीक है, और वो साल खत्म होने से करीब क्या नाम है 3 महीने पहले इंडिया में आ गए, 1 जनवरी को आ गए। तो ये 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक तो इंडिया में रहे, यानी कि 90 डेज रहे, और 90 से भी शायद ज्यादा रहे होंगे। लेकिन इनकी सेकंड कंडीशन पूरी नहीं होती, इससे पहले वो कहां पे थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, इंडिया में थे ही नहीं। तो ये क्या रेजिडेंट बन जाएंगे? नहीं सर, ये रेजिडेंट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दोनों कंडीशंस जो हैं वो पूरी होनी जरूरी है। सिर्फ सेकंड कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन पूरी होने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो दोनों में से यस सर। ए और बी में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी है। जैसे कि हमारे पास में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो अटेम्प्ट फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अच्छा, अब सर रेजिडेंट तो बन गया, अब हम पूछते हैं कि आप नॉन रेजिडेंट, आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ये सेकंड पॉइंट को, एक्सेप्शन को अभी नहीं पढ़ेंगे, जरा थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम जरा डिसाइड कर लें, नॉन रेजिडेंट के तो हमें बात करनी ही नहीं है, उससे नॉन रेजिडेंट से तो बात ही नहीं करनी है। अब तो हम उस पर्सन से पूछ रहे हैं कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो क्या। तो वो पर्सन कहता बताओ भाई कैसे बनूंगा मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कैसे पता लगाया जाए। तो हमने उसे बताया, जनाब आप एक बात बताइए कि क्या आप पिछले 7 सालों में, नहीं पहले सेकंड पॉइंट, ठीक है, ये दोनों आपस में ना रिवर्स हो गए हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में रिवर्स हो गए, फर्स्ट ये और सेकंड ये। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंड है बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले पहली वाली पढ़ लो या दूसरी पहले पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं हमेशा से पहली ये दूसरी वाली पहले पढ़ाता हूँ। तो हमने ये बोला, हमने ये कहा कि सर आप एक बात बताइए कि आप जो हैं पिछले 10 सालों में, कब कब के 10 सालों में, जिस साल हमारा प्रीवियस ईयर था उससे पहले के 10 सालों, ठीक है जी, प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में क्या आप 2 बार रेजिडेंट बने हैं। अब रेजिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वेश्चन था, रेजिडेंट बनने के लिए वो क्वेश्चन था ऊपर जो बताया गया था कि किस तरीके से रेजिडेंट बनता है। तो हम क्या कहते हैं, 10 सालों में से 2 बारी आप रेजिडेंट थे क्या। तो अगर वो कहता है हाँ मैं रेजिडेंट था, तो उसको फिर सेकंड कंडीशन बताई जाती है जो कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट लिखी हुई है। पहले इस चीज को समझ लो, पहले इस चीज को समझ लो हमारे पास में इसका मतलब क्या है और ऐसा है तो क्यों है। देखो बेटा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करूं कि मिनिमम टाइम पीरियड क्या है, मिनिमम टाइम पीरियड क्या है किसके लिए, सर रेजिडेंट बनने के लिए, तो आप कहेंगे सर 182 डेज और 182 डेज इन 1 ईयर। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है क्या नाम है एक बार का रेजिडेंट बनने का, तो आप कहते हैं सर एक तो प्रीवियस ईयर हो गया और उससे पहले के लास्ट 4 ईयर हो गए, तो टोटल कितने हो गए 5 ईयर्स, ठीक है जी। तो मिनिमम टाइम पीरियड में 1 साल के अंदर और मैक्सिमम टाइम पीरियड में 5 साल के अंदर रेजिडेंट बना जा सकता है। अब सोचो अगर किसी को 2 बार ही रेजिडेंट बनाना हो तो उसका मिनिमम टाइम पीरियड 2 साल भी हो सकता है और मैक्सिमम 10 साल भी हो सकता है। तो हम मिनिमम के साथ नहीं चलते, हम तो मैक्सिमम के साथ ही चलते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि पिछले 10 सालों में क्या आप 2 बारी रेजिडेंट रह चुके हैं। अगर वो कह देता है कि हाँ सर मैं रेजिडेंट रह चुका हूं, ठीक है जी, तो सेकंड कंडीशन सुनाते हैं हम उसको। क्या कंडीशन सुनाते हैं हम उसको सेकंड कंडीशन में, फिर एक और बार कहते हैं अच्छा चलो 10 साल तो ठीक थे, क्या लास्ट के जो 7 साल थे
उसमें तुम 730 डेज में इंडिया में थे क्या? हमने उससे फिर पूछा, तो अगर वो कह देता है हाँ सर मैं 7 ईयर्स में, पास्ट 7 ईयर्स में 730 डेज भी इंडिया में था, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल या एचयूएफ क्या बन जाता है सर? ये बन जाता है हमारे पास में ऐसा इंडिविजुअल, सॉरी, ऐसा इंडिविजुअल हमारे लिए क्या बन जाता है? ऐसा इंडिविजुअल हमारे लिए बन जाता है सर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और अगर कोई एक सेटिस्फाई करे या फिर एक भी ना करे तो वो क्या बन जाता है सर? रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट। यानी कि रेजिडेंट वर्ड तो सबके दोनों के नाम के आगे लगा ही रहेगा। बस अब तो हमें ये पता करना है कि ऑर्डिनरली है या फिर नॉन ऑर्डिनरली। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो हमें ना पहले क्या पूछना है? पहले बेसिक कंडीशन पूछनी है। क्या है बेसिक कंडीशन? सर बेसिक कंडीशन कहती है प्रीवियस ईयर में 182 डेज या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उससे पहले के 4 सालों में 365 डेज। ठीक है सर, अगर दोनों में से कोई ये पूरी कर देता है तो ठीक है, नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है। अगर पूरी कर देता है तो हम उससे फर्दर 2 क्वेश्चन पुट अप करते हैं, 2 एडिशनल कंडीशन उसको बताते हैं। और 2 एडिशनल कंडीशन क्या है? पहली एडिशनल कंडीशन कहती है कि सर आप पिछले 10 सालों में, प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में क्या आप 2 बार ही रेजिडेंट बने या फिर नहीं एंड, या फिर नहीं एंड। ठीक है, अगर वो कहता है हाँ सर मैं तो यहीं पे ही था और आता जाता रहता था, ठीक है, तो हम उसको एक और कंडीशन बताते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, पिछले 7 सालों में 730 दिन तुम इंडिया में रहे क्या? अगर वो इसके ऊपर भी हाँ बोल देता है तो हम कहते हैं ठीक है सर, फिर तो आप हमारे ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं। और अगर वो कहता है सर मैं सिर्फ एक ही कंडीशन पूरी कर रहा हूँ, या फिर वो कहता है एक भी कंडीशन नहीं पूरी कर रहा हूँ इन दोनों में से, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि सर आप रेजिडेंट तो हैं लेकिन नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। ठीक है जी, ओके, ये चीज, यस सर। ये चीज है। तो अब ना इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ध्यान से आप लोग भी अपनी बुक पे लिख दो। वैसे तो मैंने इसको बना ही दिया था, ऊपर ही बना दिया था यहाँ पे, है ना? ठीक है, तो ये चीज आप अपने आप भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो नीचे बना हुआ है उसमें बस इतनी सी बातें और लिख लो कि ये जो है ये एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है, और ये बोथ कर देता है, और ये एक या फिर एक भी नहीं करता। अच्छा जी, ठीक है जी, हमें पता लग गया सर एक पर्सन कैसे रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनता है। अब ना हम ना कुछ बेनिफिट देना चाह रहे थे, हम ना कुछ बेनिफिट देना चाह रहे थे इस पूरी केस के अंदर। मान लो आपको ये केस समझ में आ गया, ठीक है। अब ना मैं यहाँ पे इंडिया में था, मैं यहाँ पे इंडिया में था, मैं था 1/4/2021 से लेकर के 1/4/2021 से लेकर के, और मान लो मैं यहाँ पे था 31 जुलाई 2021 तक। तो कितने महीने हो गए? 4, 5, 6 और 7वां भी पूरा हो गया। तो लो सर मेरे प्रीवियस ईयर में 60 डेज पूरे हो गए। हाँ सर हो गए। यस अच्छा, सर, हो गए। आज से पहले मैं हमेशा इंडिया में ही था। ठीक है सर, आप कहाँ चले गए 31 जुलाई को? सर मैं ना ऑस्ट्रेलिया चला गया 31 जुलाई को। ठीक है जी, वहां की यूनिवर्सिटी ने मुझे बोला कि सर आप यहाँ पे आकर के पढ़ाइए, तो मैं यहाँ पे ना एक लंबे समय के लिए चला गया। मान लो मैंने उनसे टाई अप किया फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब हमेशा से मैं यहीं पे था, मुझसे पूछा गया बेसिक कंडीशन बताओ। मैंने कहा जी बेसिक कंडीशन में 60 डेज, हाँ सर पूरे हो गए। अच्छा, फिर पहले तो 60 डेज पूरे हुए, 182 नहीं हुए, यानी कि सेकंड बेसिक कंडीशन से मैं रेजिडेंट बना। फिर मुझसे पूछा गया अच्छा ये बताओ कि क्या आप 10 सालों में 2 बार रेजिडेंट बने हो? मुझे पूछा गया कि क्या आप पिछले 10 सालों में 2 बार ही रेजिडेंट बने हो? मैंने कहा सर बिल्कुल बनाऊं, क्योंकि मैं यहीं पे ही था 182 डेज में, पिछले 2 सालों में ही रहा हूं। तो हम फिर साथ में मुझसे एक और बात पूछी गई कि एक बात बताओ पिछले 7 सालों में कहाँ थे? 730 दिन इंडिया में थे क्या? मैंने कहा कैसी बेतुकी बातें करते हो, मैंने अभी तो आपको बताया
कि सर क्या नाम है, मैं तो यहाँ से बाहर कभी गया ही नहीं, मैं तो पहली बार बाहर जा रहा हूँ। तो कहते फिर मुबारक हो, आप जो हैं वो रेजिडेंट हैं, और क्योंकि आप रेजिडेंट हैं तो आप अपनी ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्सेबल दोगे। अरे सर ये आप क्या कह रहे हो? हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी कि जो मैं ऑस्ट्रेलिया में कमाऊंगा ना, कौन से कहां से कहां तक, सर मैं जो कमाऊंगा 1/8/2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक जितना भी कमाऊंगा ना ऑस्ट्रेलिया में, उसका भी टैक्स मैं इंडिया में दूंगा। तो अब मैं ना विनती करने लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो मेरे साथ में, ऐसा मत करो, मेरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल मत करो, यहाँ वाली इनकम पे सिर्फ टैक्स ले लो जो मैंने यहां से यहां तक कमाई है, ठीक है, वहां वाली इनकम के ऊपर क्यों टैक्स ले रहे हो? क्योंकि तुम मुझे रेजिडेंट बना रहे हो, और रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, चाहे वो इंडिया में, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो इंडियन हो चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, यानी कि फॉरेन इनकम हो। तो सर अब बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर एक बात बताओ, ये यहां से यहां तक जब आप कमाओगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो क्या वहां की गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी? हाँ लेगी, वो थोड़ी ना छोड़ेगी। अब यहाँ वाले गवर्नमेंट भी टैक्स मांग रही है। तो अब इस सिचुएशन से बचने के लिए एक्सेप्शन लिखी गई। क्या एक्सेप्शन लिखी गई? बोला गया ये जो दिवाकर सर है ना, ये अपने ही बंदे हैं, और इनको टैक्स में छूट दी जाए, और टैक्स में छूट देने के लिए हम इनको कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि ये रेजिडेंट की कैटेगरी में ना आए। अगर ये रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे तो जो इनकी ऑस्ट्रेलिया वाली यानी कि फॉरेन इनकम है, उससे ये कुछ हद तक बच सकते हैं। तो इसके लिए पता है हमने क्या किया? हमने दिवाकर सर को बोला कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आपका जो 182 डेज, जो 60 डेज है ना, जो हमने आपसे सेकंड कंडीशन बोली है, सेकंड बेसिक कंडीशन के अंदर, सेकंड बेसिक कंडीशन के अंदर जो आपका 182 डेज है, क्या नाम है, सॉरी 60 डेज है ना, सेकंड बेसिक कंडीशन के अंदर जो आपका 60 डेज है ना, वो आपके लिए हम, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है आपके लिए हम पता है क्या कर देती है, इसको रिप्लेस कर देंगे कितने से? 182 डेज से, सेकंड बेसिक कंडीशन। अब सोच करके देखो, जिसकी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होगी 182 डेज वाली, उसकी सेकंड बेसिक कंडीशन क्या कभी पूरी हो सकती है? क्योंकि मैंने क्या बोला था कि सेकंड बेसिक कंडीशन में फर्स्ट फर्स्ट और टू दो पार्ट है। जो मुझे क्या कहता है, एक तो पहला पार्ट कहता है कि प्रीवियस ईयर में क्या रहो, 60 रहो, जो कि अब बन गया 182, और साथ में कहता है 365 रहो आउट ऑफ 4 years इन प्रीसीडिंग देन प्रीवियस ईयर्स। तो पिछले 4 सालों में, प्रीवियस ईयर से पहले के 4 सालों में 365 दिन तो मैं इंडिया में था, लेकिन यहाँ पे 182 हो गया ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरे लिए स्पेशल बन गया 182। तो 182 अगर पूरा होता तो ऊपर की कंडीशन ही ना पूरी कर देता मैं, फर्स्ट बेसिक कंडीशन, सेकंड तो मुझसे पूछी ही नहीं जाती, क्योंकि मेरे को तो दोनों में से कोई एक ही पूरी करनी थी, है ना। वो तो एडिशनल कंडीशन होती है, वो तो एडिशनल कंडीशन होती है जिसके अंदर दोनों कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है। तो सर जिसकी फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होगी ना, उसका दुनिया भर में कभी भी सेकंड बेसिक कंडीशन भी पूरी नहीं होगी, और जिसकी फर्स्ट और सेकंड दोनों बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होती, वो क्या बन जाता है सर? वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है, और नॉन रेजिडेंट के हाथ में फॉरेन इनकम, अभी के लिए बोल रहा हूं मैं, अभी के लिए समझाने के लिए केवल, टैक्सेबल नहीं होती। तो वो मेरे को क्या बोला गया, अब देखो यहाँ पे रूल में क्या बोला गया है, रूल में ये बोला गया है, फॉलोइंग इंडिविजुअल्स विल बी रेजिडेंट ओनली if the period of stay in previous year is 182 days or more। कौन सी कंडीशन में? सेकंड कंडीशन में। ठीक है जी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये कौन कौन से लोग हैं दिवाकर सर के जैसे, और कौन कौन से लोग हैं? सर दो लोग हैं यहाँ पे, एक्चुअली ये तीन है, इसको बनाया दो गया है, क्योंकि किसी बुक में आपको तीन भी दिखाई दे जाता तो समझा देता हूं मैं। एक तो ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जो कि इंडियन सिटीजन है, ठीक है जी, पहले हमने बोल दिया इंडियन सिटीजन, ठीक है, यानी कि अपने व्यक्ति होने चाहिए, अपने ही लोग होने चाहिए, ये इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। सर अभी तो आप मना कर रहे थे कि इंडियन सिटीजनशिप को नहीं, हम तो रेजिडेंशियल स्टेटस को देखेंगे। अरे भाई ये क्राइटेरिया है, इसलिए ताकि हम अपने ही लोगों को बेनिफिट दे सके।
टैक्स में छूट देने का, हम बाहर वाले लोगों को नहीं देना चाहते, इसलिए क्या लिखा हुआ है, इंडियन सिटीजन। ऐसा इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एज क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। अब एक बात बताओ वानिया जी, एक बात बताओ, मान लीजिए आप ना मर्चेंट नेवी में हैं और आप अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी आप क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप हैं, तो आपको अपनी नौकरी की वजह से, आपको अपने पास में अपना काम करने की वजह से अपना रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप इंडियन शिप की मेंबर हैं, यानी कि इंडियन शिप की पे आप एम्प्लॉयमेंट, वही आपका ऑफिस है, और आप यहाँ से बाहर जा रही हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, रशिया जा रही हैं, अपनी इच्छा से नहीं जा रही। आपका रेजिडेंशियल स्टेटस तो मजबूरी की वजह से जो है वो चेंज हो रहा है। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि आपका हम 182 की जगह, 60 डेज की जगह पे 182 कर देंगे। ठीक है, अच्छा, जिससे कि आपको ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। या फिर कोई ऐसे पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन है और बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया यूनिवर्सिटी का, तो कोई ऐसे पर्सन जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए या तो बाहर जा रहे हैं, और या फिर कोई ऐसे पर्सन जो कि क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप हैं, इन लोगों के लिए हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि सर आप जो हैं उसको 60 दिन की जगह पे आपका 182 डेज पढ़ा जाएगा। ठीक है सर। और कौन लोग हैं इसके अंदर? और हैं जी इनके इसके अंदर एक ऐसा इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर ये सिटीजन ऑफ इंडिया तो पता है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है अभी बताता हूं। एक इंडियन सिटीजन जो कि विजिट करता है इंडिया में इन प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, सच पर्सन मस्ट बी एंगेज इन द एम्प्लॉयमेंट बिजनेस आउटसाइड इंडिया, यानी कि वो पर्सन जो था वो इंडियन सिटीजन तो था, लेकिन वो बाहर ही रहता था, इंडियन सिटीजन था और वो बाहर रहता था, ठीक है, अपने बिजनेस या फिर एम्प्लॉयमेंट की वजह से। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर इंडिया में आता है अपनी मैटरनल या पैटर्नल कोई भी प्रॉपर्टी की देख रेख करने के लिए, तो हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा देते। ठीक है जी, ऐसे काम के लिए तो हम टैक्स नहीं लगा देते, नहीं टैक्स तो लगाते हैं, लेकिन हम उसको जो है क्या करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि वो नॉन रेजिडेंट बन जाए। ठीक है, मान लो कोई इंडियन पर्सन है जो कि बाहर एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस के अंदर है, ठीक है जी, और वो हम उसको कहते हैं कि हाँ जी बताओ आप जो हैं, वो हमसे पूछता है कि सर मैं रेजिडेंट हूँ या नॉन रेजिडेंट हूँ, तो हम कहते हैं कि आपके लिए वो जो 60 डेज की कंडीशन थी ना, वो 182 डेज बना दी गई है। अब ये कहता है हाँ मैं तो छुट्टियों पे आया हुआ हूँ। अरे ऐसी कौन सी छुट्टियां हैं आपके पास में जो कि 182 डेज तक खत्म ही नहीं हो रही, हमें भी बता दो, ऐसे एम्प्लॉयर से हम भी मिल लेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आई। इसलिए हम क्या कहते हैं कि अगर आप घूमने आए हो ना इंडिया में, तो 182 दिन से पहले पहले बाहर हो जाना, वरना हम तुम्हें रेजिडेंट डिक्लेयर कर देंगे और तुम्हारी ग्लोबल इनकम को टैक्सेबल कर देंगे और तुम रोते रह जाओगे। ठीक है, अच्छा अब आगे सुनो ध्यान से। ये कौन था सर? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है सर जिसकी रगों में हिंदुस्तानी खून होता है। अब सर ये क्या बात हुई, जिसकी रगों में हिंदुस्तानी खून होता है? हाँ बिल्कुल सही बोला है मैंने। ये देखो, ये थे मिस्टर एक्स। यहाँ पे बनाऊं? अच्छा नहीं लगेगा, छोटा छोटा बनेगा। देखो मैं समझाता हूं तुम्हें, देखो इधर समझ लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास में। ये पर्सन थे मिस्टर एक्स। ये जो मिस्टर एक्स थे ना, ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। ठीक है जी, अब चेक करो इसकी मम्मी कहाँ पैदा हुई और इसके पापा कहाँ पैदा हुए। ये श्रीलंका में पैदा हुए। ठीक है जी, और जो फादर थे ये कहाँ पे पैदा हुए जी? बोलो कोई कंट्री का नाम बोलो। ये जापान में पैदा हुए। ठीक है जी, ओके। अच्छा, फिर हम चेक करते हैं इनके दादा दादी को और नाना नानी को। ठीक है जी, मान लो इनके दादा जो थे वो रशिया में पैदा हुए थे। ठीक है, और इनकी दादी जो थी वो कहाँ पैदा हुई थी? बताओ बताओ बताओ, कोई एक कंट्री का नाम बता दो जल्दी से, मेरे दिमाग। अमेरिका। अमेरिका में। ठीक है, और ये जो नानी थी ना इनकी, ये पैदा हुई थी कहाँ पे? अफगानिस्तान में। यूरोप में। यूरोप में? यूरोप तो महाद्वीप है बेटा। तो कॉन्टिनेंटल है वो तो। यूके में।
यूके में चलो, ये वर्ल्ड टूर पे ही रहते थे बेचारे। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, अब ध्यान देना इसकी बात के ऊपर। ये जो थे ना, ये जो जो पर्सन थे, चाहे ये दादा है, दादी है, या नाना है, नानी है, जो भी है, ये इंडिया में पैदा हुए थे, ये इंडिया में पैदा हुए थे। ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे, मिस्टर एक्स क्या है, मिस्टर एक्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर एक्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है। अच्छा, अब इस ना इंडिया का मकसद भी समझ लो, इंडिया का मतलब भी समझ लो। इंडिया का मतलब आज का इंडिया तो है ही है, लेकिन अनडिवाइडेड इंडिया भी, अनडिवाइडेड। अब सर ये अनडिवाइडेड इंडिया क्या होता है, जिसके अंदर पाकिस्तान इंक्लूड था। अब एक बात बताओ, मैं अगर ये कहता हूं कि ये पैदा हुई थी, मैंने यहां तो बोल दिया इंडिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर बोल दूं कि 1945 के पाकिस्तान में पैदा हुई थी ये, तो अब बोलो 1945 में कोई पाकिस्तान नाम से देश था क्या, नहीं। तो हम नो इसको सर। क्या मानेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये 1945 में इंडिया में पैदा हुई थी। ऑप्शन टू, अगर मैं ये बोलूं कि ये 1949 में, 1949 में पाकिस्तान में पैदा हुए थे, तो बताओ, हाँ सर अब तो पाकिस्तान था, तो क्या मिस्टर एक्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होंगे, आंसर इज नो सर, तब नहीं होंगे। तब नहीं। ठीक है ना, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा जी, चलो वापस चलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब भी समझ लिया हमने। तो एक्सेप्शन जो है इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होती है। और एक्सेप्शन है क्या, एक्सेप्शन एक्सेप्शन सिर्फ इतनी सी कहती है कि आपके लिए हमने 60 दिनों को 182 कर दिया है, सिंपल। अच्छा जी, ओके। हाँ, एक और बात सुन लो, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं हमारे पास में, पॉइंट्स क्या कहते हैं, स्टे इन इंडिया का मतलब, मैं बार बार इंडिया इंडिया कहता हूं ना, तो इंडिया इंक्लूड वाटर टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है जी, 13 नॉटिकल माइल्स तक हमारी वाटर टेरिटरी होती है। ठीक है जी, 13 नॉटिकल माइल्स तक हमारी वाटर टेरिटरी होती है। जैसे मान लो ये साउदर्न रीजन है, साउथ रीजन है हमारे पास में, ठीक है, इंडिया का, ठीक से तो बनाया नहीं है मैंने, और यहाँ पे वाटर टेरिटरी है। ठीक है, यहाँ ये भाई साहब आकर के रुक गए थे, ठीक है, और कहते हैं, ये इंटेंशनली कह रहे हैं, कहते हैं मैं तब अंदर जाऊंगा जब डे जो है, मतलब ये यहाँ पे रुक गए थे जब हमारे पास में ये जो थे, अभी साल खत्म होने में हमारे पास 72 डेज थे, और फिर ये यहीं रुके रहे। कहते जब 59 डेज रह जाएंगे ना, तब अंदर अंदर एंटर करूंगा। तो ये 59 डेज डे पे इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने लैंड मास को छुआ है। लेकिन हमने फिर इनको ये बताया कि सर ये जो वाटर टेरिटरी थी ना, ये वाटर टेरिटरी भी हमारी ही थी। तो नेक्स्ट टाइम जब रुकोगे ना, तो इस वाटर टेरिटरी के बाहर रुकना, इस वाटर टेरिटरी के बाहर रुकना। सर ये वाटर टेरिटरी बाहर, कितना बाहर रुका जाए, तो 13 नॉटिकल माइल्स तक। जैसे जैसे हमारे किलोमीटर होते हैं ना लैंड मास पे, ऐसे ही एक नॉटिकल माइल जो होता है वो 1.83 किलोमीटर के इक्वल होता है। एक नॉटिकल माइल जो होता है ना, वो 1.83 किलोमीटर के इक्वलेंट होता है। तो हम ये कहते हैं, इनको मान लो दो ही लगा लो, तो हम ये कहते हैं कि हमारे लैंड मास से करीब करीब 24 किलोमीटर दूर रहना, और वहां इसको किसी और देश की जो क्या नाम है वो है ना, पुलिस, वो पकड़ लेगी, पुलिस, कोस्ट गार्ड, जो भी होगा, तो ये ऐसा कर नहीं पाएगा, तो ये बेचारा फंस ही जाता है अल्टीमेटली। ठीक है, तो इंडिया इंक्लूड वाटर टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, हम क्या कहते हैं, क्या सर हमारे को कॉन्टिन्यूस स्टे ही करना चाहिए, यानी कि ये 60 डेज, या फिर ये 182 डेज, या फिर 730 डेज? नहीं बच्चों, ये बिट्स एंड पीसेस में भी हो सकते हैं। ये जो डेज होते हैं, ये बिट्स एंड पीसेस में भी हो सकते हैं, कि हम ये कहते हैं हम आए थे फिर चले गए, फिर आए थे फिर चले गए। तो टोटल हमारे को चेक करने हैं, टोटल हमारे को चेक करने हैं कि हम उस साल के अंदर कितने दिन वहां पे थे। अच्छा सर, डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर जो है वो कंसीडर किया जाएगा कि आप इंडिया में थे। इसका मतलब ये है कि जिस दिन आप आए हैं, आपका लैंड, आपका प्लेन यहाँ पे लैंड हुआ है, प्लेन ने लैंड होना था सर, प्लेन ने लैंड होना था कितने बजे, प्लेन ने लैंड होना था 12:05 पे, सुबह के AM, और वो यहाँ पे लैंड हो गया 11
59 पे। तो सर ये प्रीवियस डेट की वजह से पूरा का पूरा दिन काउंट हो जाएगा, सिर्फ 1 मिनट की वजह से। आप जो आएंगे तो चेक कर लेना कि घड़ी में 12:05 ही बजे हो। अगर 11:59 पे आगे, सर इतना बढ़िया डाटा कौन देता है? क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन देता है आपको इतना बढ़िया डाटा। ठीक है, अच्छा, तो 11:59 पे जो है हमारी प्रीवियस डेट भी काउंट हो जाएगी। ठीक सर, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इंडिविजुअल कैन बी रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्री बट ही कैन बी सिटीजन सिटीजन इन ओनली वन कंट्री। ये तो लाजमी है, हमें मालूम ही है कि भाई सिटीजनशिप जो होती है वो एक ही कंट्री की वर्ल्ड वाइड ही रहती है, लेकिन एक से ज्यादा कंट्रीज में भी हमारा रेजिडेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो मैं यहाँ पे रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया, मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ का रेजिडेंशियल स्टेटस हमने पढ़ लिया। अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑस्ट्रेलिया का कहता है कि वहां पे मान लो तुम 3 दिन रहोगे तो वहां पे रेजिडेंट मान लिए जाओगे, वहां के रेजिडेंट मान लिए जाओगे। तो सबका रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग है, डिपेंड करता है कि आप कितने दिन किस कंट्री में कहाँ कहाँ रह रहे हैं। ठीक सर, तो ये था हमारे पास में इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, और अभी ये खत्म नहीं हुआ है, मुझे आपके लिए आपके पास में यहाँ पे कुछ लिखवाना भी है। ठीक है, अब 1 सेकेंड ठहरो, तो मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट है। हाँ, मेरे को एक पेज लेना होगा। ये क्या हुआ इसे? हाँ जी बच्चों, इधर देखना जरा, देखो अमेंडमेंट है हमारे पास में कि हम ये कहते हैं कि कोई इंडिविजुअल है। नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है हमारा, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। नंबर 1 पे पॉइंट क्या कहता है? कहता है एक इंडिविजुअल है, ठीक है सर, जो कि इंडियन सिटीजन, ठीक है जी, जो कि इंडियन सिटीजन। नंबर 2, जिसकी की जिसकी की टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम बोला मैंने, टोटल टैक्सेबल इनकम जो है अदर देन फॉरेन सोर्सेस, यानी कि फॉरेन इनकम को हटा करके जो उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम है वो है कितनी? मोर देन और इक्वल्स टू 15 lakhs, 15 लाख। ठीक है जी, फॉर द प्रीवियस ईयर, फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो अब आगे लिखना, ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स, ही इज नॉट, अच्छा मैं तो पहले दूसरी बात बताने लगा आपको, ठीक है, इतना ही लिखो अभी। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल है जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है और उसकी 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है अदर देन इनकम ऑफ फॉरेन सोर्सेस। तो ये जो इनकम है, ये सॉरी ये जो पर्सन है, देन द पर्सन देन द इंडिविजुअल person will be treated as resident, will be treated as resident
if period of his stay in India in relevant previous year, मतलब जिस ईयर की हम इनकम अर्न कर रहे हैं, is more than 182 days or 182 days or he has been in India। तो पहले तो हमने पहली कंडीशन पूरी कर ली और फिर एडिशनल कंडीशन की बात करेंगे। ड्यूरिंग लास्ट 4 previous year for more than or equals to 365 days and for more than and equal to 182 sorry 120 120 ठीक लिख रहा था मैं 120 days in the previous year। ठीक है जी, ये लिखो। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला सिंपल सी बात है कि सर अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि इंडियन रेजिडेंट है और जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, जिसके अंदर की फॉरेन सोर्सेज की इनकम इंक्लूड नहीं की जाएगी, ठीक है, उसको हम ऐसे इंडिविजुअल पर्सन को हम रेजिडेंट ट्रीट करेंगे अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहता है, 182 डेज से ज्यादा या फिर 182 डेज रहता है। ठीक है जी। और साथ में हम क्या बोलते हैं, हम आगे पॉइंट के लिए बोलते हैं एंड इफ पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 182 डेज। ठीक है, पहले तो ये बोल दिया हमने, हाँ ये पहले बोल दिया, और उसके बाद में हमने इसके लिए आगे के लिए बोला कि भाई 365 डेज से या फिर उससे ज्यादा, ठीक है, 365 डेज या उससे ज्यादा पिछले 4 सालों में, ठीक, जो हम बोलते ही थे पहले। और इसकी सेकंड कंडीशन की फर्स्ट पार्ट होता था ना, जिसके अंदर हमारे पास में क्या होता था, 60 होता था, ठीक है, वहां पे हम 182 डेज कर देंगे। बस अगर ये इनकम का क्राइटेरिया पूरा होता है ना, तभी हम ऐसा करते हैं। ठीक है जी, बस इनकम का 15 लाख रुपए की इनकम की बात कर रहे हैं। ओके सर। अच्छा जी, अब वापस आते हैं अपने पास में। क्या हाँ जी, अब हमारे पास में है सर
हाँ जी, एक पॉइंट पढ़ना है जी हमारे को। रूल 126 क्या कहता है? कहता है हमारे पास में किस चीज की क्लैरिफिकेशन है ये? फॉरेन बाउंड शिप्स, ठीक है, उसकी वॉयज जो होती है, जो उसकी यात्रा होती है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग फॉरेन बाउंड शिप वेयर डेस्टिनेशन ऑफ वॉयज इज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, बाहर की यात्रा कर रहा है ये, और शिप भी कहाँ का था? फॉरेन के लिए बाउंड किया गया था। ठीक है, फॉरेन के लिए ऑक्यूपाई किया गया था, फॉरेन के लिए। अच्छा, अब इसके अंदर बोला जाता है कि इस केस में जो हमने बोला था ना कि हम छूट दे देंगे किसको? क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप को। ठीक है, तो कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ इंडियन इंडिविजुअल बीइंग citizen of India and crew member of that foreign bound ship leaving India। ठीक है, तो उसके लिए हम पीरियड ऑफ स्टे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखो क्या होता है बेटा, जैसे हमारे पास में वो होती है ना, किसी भी जगह से एक जगह से जाने के लिए मेट्रो का टोकन होता है, और उसके लिए बोला जाता है कि हमारी 72 मिनट्स के अंदर ये वॉयज जो है, ये जो यात्रा है, ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे पास में इसका भी एक सर्टिफिकेट होता है, इसका भी सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इस सर्टिफिकेट को हम क्या कहते हैं? CDC। ठीक है जी, CDC। तो CDC का हमारे पास में ये सर्टिफिकेट होता है ऐसी शिप के लिए। तो यहाँ पे उसी के लिए लिखा हुआ है, फॉरेन बाउंड शिप लीविंग इंडिया, पीरियड स्टे इन इंडिया शेल नॉट इंक्लूड फॉलोइंग पीरियड, जब से वो कमेंस किया गया था से जब तक वो एंड किया गया है, तब से लेकर के तब तक का जो जो टाइम पीरियड उसके अंदर एंटर किया गया है, जिस दिन हम उसको क्या नाम है, सर्टिफिकेट को लेते हैं, और जिस दिन वो सर्टिफिकेट एंड होता है वो वाले दिन इसके अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है जी, और एलिजिबल वॉयज का भी हमारे पास में मतलब दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप खुद ही पढ़ सकते हैं, वैसे इतना डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं इसके साथ में। अच्छा जी, हाँ, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में, ये हमारे पूरे के पूरे पूरा हो चुका है। ठीक है, इंडिविजुअल का, और मैं चेक कर लेता हूँ अपने पास में डॉक्यूमेंट के अंदर कि कुछ रह ना गया। हाँ जी, अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था ना, डीम्ड रेजिडेंट के बारे में, कि एक पर्सन रेजिडेंट कब हो जाएगा, ये जो अमेंडमेंट मैंने अभी आपको लिखवाई थी, ये वाली। यस ठीक है, सर। तो ये जो हमारा है ना, ये सबसे पहले मैंने ऊपर इसको लिखा ही नहीं है, ये है माना गया डीम्ड रेजिडेंट। तो ये जो डीम्ड रेजिडेंट है ना, ये सिर्फ हमारे पास में जो है, ये रेजिडेंट ही रहता है। ठीक है जी, ये हमारे पास में डीम्ड रेजिडेंट है, जो ये रेजिडेंट ही रहता है, और हमेशा नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट ही रहता है। वरना रेजिडेंट के बाद में ना, अब हम इससे फर्दर और कैटेगरी के बारे में नहीं पूछते। ठीक है, तो ये डीम्ड रेजिडेंट है, ये नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट ही रहता है। अच्छा, देखिएगा जी एक क्वेश्चन को, मिस्टर बी एक कैनेडियन सिटीजन है, ये इंडिया आते हैं भाई साहब। ठीक है जी, फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 14-15 में ये आए थे, और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 वो इंडिया में आए। हर साल कितने? 55 डेज के लिए, 60 डेज के लिए, 90 और 150 और 70 डेज के लिए रिस्पेक्टिवली, जो भी हमें टाइम पीरियड दिया गया था उसके अकॉर्डिंगली बोला गया है। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। अब सर सबसे पहले तो हमें क्या देखना है? पहले तो ये कैनेडियन सिटीजन है, तो इंडियन सिटीजन तो है नहीं कि हम इनको किसी तरीके की कोई भी छूट दें, तो वो वाली बात तो इनके साथ में खत्म ही हो गई। ठीक है, कैनेडियन सिटीजन थे ये। ठीक है, अच्छा,
दूसरी चीज ये कि अब इनके ऊपर हम जनरल रूल लगाएंगे, नॉर्मल रूल लगाएंगे। तो नॉर्मल रूल क्या कहता है सर, प्रीवियस ईयर में चेक करो कि क्या ये 182 डेज थे, प्रीवियस ईयर में 182 डेज थे, तो ये क्या नाम है, रेजिडेंट हो जाएंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर कौन सा, असेसमेंट ईयर 19-20 बोला हुआ है, यानी कि हम प्रीवियस ईयर क्या बोल रहे हैं, 18-19। प्रीवियस ईयर हम क्या बोल रहे हैं सर, 18-19 बोल रहे हैं। तो 18-19 में आप चेक करो, 18-19 में वो सिर्फ 70 डेज के लिए इंडिया में थे, 18-19 में वो 70 डेज के लिए इंडिया थे, यानी कि ये सेकेंड बेसिक कंडीशन हमारी इनकी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि ये 60 डेज प्रीवियस ईयर में थे। अब हमने इनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि आप पिछले 4 सालों में क्या 365 दिन इंडिया में थे, तो आप इन सभी डेज का, ये 70 डेज को छोड़ करके बाकी सारे के सारे डेज का आप टोटल करेंगे और चेक कीजिए कि ये 365 डेज से ज्यादा है क्या। नहीं, ये 365 नहीं है, नहीं ये 365 नहीं है, ये 355 डेज है। ठीक है, तो ये कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाए, इसलिए ये क्या है, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, मिस्टर डी है एक इंडियन सिटीजन, ध्यान रखना ये इंडियन सिटीजन है। ठीक है, अच्छा, लीव्स इंडिया ऑन 22 सितंबर 2018 फॉर फर्स्ट टाइम टू वर्क विद एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन द फ्रांस। ठीक है सर, बाहर जा रहा है, जैसे मैं जा रहा था बाहर पढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। तो इस क्वेश्चन को मोटा मोटा हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर सिर्फ ये डेट्स चेक करनी है कि 22 सितंबर 1/4 से लेकर के 1/4/2018 से लेकर के 22/9/2018 तक का टाइम पीरियड देख लो। क्या ये टाइम पीरियड जो है वो, अब ये जो पर्सन था ये स्पेशल कैटेगरी में एक्सेप्शन के अंदर आता है ना, हाँ सर आता है। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे सर वो जो 60 डेज थे ना सेकंड बेसिक कंडीशन के, वो 182 डेज हो जाएंगे, वो 182 डेज हो जाएंगे। तो इस साल यहां से यहां तक हमारा जो टाइम पीरियड बनता है, यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड बनता है, इस डेट से इस डेट तक का, वो बनता है 175 डेज। हमने इसे कहाँ रिप्लेस कर दिया था, 182 60 डेज को 182 डेज से रिप्लेस कर दिया था। तो 175 डेज होने की वजह से ये जो भाई साहब है, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, तो इन पर्सन को हम क्या कहते हैं, नॉन रेजिडेंट कहते हैं। इन पर्सन को हम क्या कहते हैं सर, नॉन रेजिडेंट कहते हैं, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी के थे। अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ होता ना कि इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया छोड़ करके जा रहे हैं काम करने के लिए, तो फिर हम इनके ऊपर नॉर्मल रूल ही लगाते। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। मिस्टर आर थे, ढाका में पैदा हुए थे 1945 के अंदर, और उसके बाद से वो कनाडा में ही सेटल हो गए थे। कब, क्या नाम है, 1974 में। ही कम्स टू विजिट इंडिया ऑन 13/10/2018 को एंड रिटर्न ऑन 29/3/2019 को, डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। हाँ जी, तो ये भाई साहब जो है, सबसे पहले दिमाग में अपने पहले मेरे को ये बताओ कि ये जो ढाका है, ये ढाका कहाँ की, बांग्लादेश की राजधानी है शायद, है ना, बांग्लादेश की क्या नाम है, कैपिटल है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, बहुत से बच्चे ये कहते हैं, बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि ढाका जो है वो इंडिया का पार्ट है। ठीक है, तो क्या ये सही है, जल्दी से बताओ। नो सर, सही नहीं है। ढाका अनडिवाइडेड इंडिया का, इंडिया का नहीं, अनडिवाइडेड इंडिया का। हाँ जी, अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट तो था, पर अब तो नहीं है। अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट था, अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट था, मैं केवल यही पूछना चाह रहा हूँ। क्या 1963 में, 1947 में पहला डिवीजन हुआ था, क्या बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ा हुआ था? देखो इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ही स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 17-18 फॉर 168 days. He does not satisfy first basic condition and second basic condition. ठीक है जी, is not applicable as he is the person of Indian origin. As he is the person of Indian origin. Thus he is not a resident in India for
18-19। इस स्टेटमेंट से आपको क्या पता लगता है कि अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट था बांग्लादेश या नहीं था? यस सर था। है ना, ये चीज है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। हमारा सेकंड जो क्या नाम है वॉर हुआ था 1963 में शायद हुआ था। ठीक है, लेकिन उससे पहले वो डिवाइड हो चुका था। अच्छा, आगे चलते हैं जी हमारे पास में। अच्छा, कई लोग तो बड़े महान होते हैं, नेपाल को भी अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट मान लेते हैं। कहते हैं जी नक्शे में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बहुत से जो नेपाली हैं वो लोग काम करते हैं, तो भाई हैं हमारे। ऐसा नहीं है सर, नेपाल शुरू से ही अलग कंट्री रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स है एक सिटीजन ऑफ नेपाल। ठीक है जी, उनके ग्रैंडफादर जो थे ना वो बॉर्न हुए थे मुल्तान, अब वो पाकिस्तान है। ठीक है, किसमें? 1945 में। देखो, नाउ इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, नाउ इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। 1945 में पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी। तो हमें पता लगता है कि ये ग्रैंडफादर जो है ना अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए होंगे, जिसमें कि पाकिस्तान भी हमारा जो था वो पार्ट था। तो ये भाई साहब जो हैं, ये इनकी पूरी की पूरी संभावना है। पूरी संभावना क्या, ये जो पर्सन है ना मिस्टर एक्स, जो सिटीजन ऑफ नेपाल बन गए हैं अब, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अब आगे बढ़ते हैं। He came to India for first time since 19 he came to India for the first time since 1986। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद में 2/10/2018 फॉर विजिट फॉर 294 डेज। अब इनका रेजिडेंशियल स्टेटस हमें पता करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1819 इज, मिस्टर एक्स जो है वो स्टे करते हैं इंडिया में 181 डेज। 181 डेज, क्या क्या क्या, ही स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1819 फॉर 181 डेज। 181 कैसे हो गया? तो सिर्फ जहाँ पे फाइनेंशियल खत्म हो रहा है 31 मार्च तक लेंगे ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। 2 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक, 2/31 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक इनके 181 डेज बनते हैं। तो चाहे यहाँ पे 294 डेज दिए हुए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये बताया गया यहाँ पे 2 अक्टूबर से लेकर के आगे 294 डेज तक ये रहा है। लेकिन हम तो जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, जैसा कि वन्या जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि 31 मार्च तक की ही लेंगे। Thus, he does not satisfy first basic condition, क्योंकि हमने इनको क्या कहा था, हमने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए बोला था कि आप 60 डेज की जगह पे 182 डेज से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन ये 181 तक जाकर के रुक गए उस प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है जी, आगे हमारे पास में तो अब इसी तरीके के क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मतलब इसके अंदर लिखे हुए हैं, डेज दिए हुए हैं, कितने टाइम वो रहा है, उसके हिसाब से हमारे को जो है ये क्वेश्चन करना है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन भी साथ में दिया ही हुआ है। अच्छा, हाँ, हमारे पास में है सर, हमारे पास में है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या कहता है सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, कि अगर, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कर्ता के हाथ में होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है जी, कर्ता होता है, कर्ता के हाथ में सारा का सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता है और वही सारा कुछ देखता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस हम इसको बता रहे हैं। तो ये बोला गया कि अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है ना वो फुल्ली या पार्शली इंडिया में है, ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है सर, रेजिडेंट है। इसका मतलब मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शली, यानी कि फुल्ली और पार्शली इन इंडिया में है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कर्ता कहाँ पे है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के डिसीजन कहाँ पे लिए जाते हैं, वो इंडिया में लिए जाते हैं। तो पूरी की पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम रेजिडेंट मानते हैं। डजेंट मैटर कि बेटा कहाँ था, बेटे की मम्मी कहाँ थी, ठीक है जी, बेटे की वाइफ कहाँ थी या बेटे का बेटा कहाँ था, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कर्ता कहाँ था। कर्ता अगर फुल्ली और पार्शली इंडिया में है तो हम क्या मानते हैं, सारे के सारे डिसीजंस जो हैं, जो कि बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए,
इंपॉर्टेंट डिसीजन वो कहाँ पे हुए हैं, इंडिया में हुए हैं। और अगर इंडिया में हुए हैं तो पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या मान ली जाएगी, रेजिडेंट मान ली जाएगी। और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यानी कि कर्ता भाई साहब फुल्ली आउटसाइड इंडिया है तो ये नॉन रेजिडेंट मान ली जाएगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास में ये जो पर्सन है, दो पर्सन इंडिविजुअल और एचयूएफ, यही होते हैं हमारे ऑर्डिनरली या नॉन ऑर्डिनरली। इसके अलावा सिर्फ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ही होते हैं। तो एक तो हमने ये पता कर लिया कि ये जो है रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। फर्दर नॉन रेजिडेंट के बारे में हम पूछते नहीं है, लेकिन अगर रेजिडेंट हुआ तो उसके बारे में हम पूछेंगे। तो बोला गया है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरली रेजिडेंट या नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट कब होता है, अगर कर्ता जो है वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी क्या बन जाएगी, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाएगी। यानी कि अब हम क्या देखेंगे, उसको पर्सनली देखेंगे कि इंडिविजुअल की तरह पूछेंगे कि कर्ता बाबू आपने वो एडिशनल कंडीशंस पूरी की थी, ठीक है जी, या फिर वो बेसिक कंडीशंस पूरी की थी। तो अगर वो कहता है कि हाँ हमने क्या नाम है पूरी की थी, तो पूरी की पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या बन जाएगी, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और अगर कर्ता ने वो सारी की सारी कंडीशंस जो हमने ऊपर पढ़ी थी वो नहीं पूरी की थी तो वो क्या हो जाएंगी सर, रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट। यानी कि एडिशनल कंडीशन की यहाँ पे बात हम कर रहे थे, एडिशनल कंडीशंस के ऊपर ही कोई ऑर्डिनरली या नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनता है। ठीक है जी, यहाँ पे देखना किसको है, सिर्फ कर्ता को देखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास में लिखा हुआ है फॉर्म, और इसके आगे ना कुछ लिखा नहीं हुआ, ब्लैंक है ये, ठीक है। तो आप अपने क्या नाम है नोट्स पे भी लिख लीजिएगा, पता नहीं किस तरीके से ये रह गया है लिखने से। नोट्स में है। नोट्स में है तो यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहा, नोट्स में क्या लिखा हुआ है बेटा, कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ? सर इसके ऊपर लिखा हुआ वैसे सेम लिखा हुआ। ऊपर लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ वैसे ही सेम लिखा हुआ है सर जो वो लिखा हुआ है ना, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली पार्टली इन इंडिया तो रेजिडेंट है, और दूसरी वाली कंडीशन वैसा सेम लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, सुनो मेरे पास में, देखो ध्यान से। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अच्छा ये लिखा हुआ है इफ कंट्रोल, ये वाला पॉइंट ये इस तरीके से, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली इन इंडिया तो रेजिडेंट, और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट। हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट मैं नहीं कर सकता अभी, ये वाला जो है ये हमारे पास में यही रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो फॉर्म के बारे में, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में क्या कहते हैं, होली एंड पार्शली। अब देखो यहाँ पे ना कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, किसी एक के हाथ में नहीं होता, किसी एक के हाथ में नहीं होता। हमारे पास में यहाँ ना पार्टनर है, ठीक है, और पार्टनर है, ये देखो ध्यान से, ये 3 पार्टनर है। पार्शली और फुल्ली का मतलब भी समझ लो, ये जो थे इनके पास में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थी, जिनके सिर पे सींग है ना इनके पास में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है। ठीक है सर, इनके पास में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, और ये जो थे ये इंडिया में थे, ये भाई साहब कहाँ थे, इंडिया में थे। और ये जो थे ये बाकी दोनों कहाँ थे, ये ऑस्ट्रेलिया में थे। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे सर हमारे पास में, पार्टनर के लिए बोल रहा हूं सिर्फ मैं, फॉर्म के लिए, कंपनी के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी या फिर एनी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, उनके लिए है ये। अब इनके पास में सींग नहीं थे ना, और ये जिनके पास में सींग थे ये इंडिया में थे, तो हम इसको बोलेंगे फुल्ली इन इंडिया। सिचुएशन भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमें ना सींग चेक करने हैं कि जिसके पास में सींग है वो कहाँ है, यानी ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो कहाँ है। अच्छा, अब सेकंड केस के अंदर ये हमारे पास में 2 पर्सन थे, ठीक है, इनके पास भी सींग है, इनके पास भी सींग है, और ये भाई साहब के पास में सींग नहीं है, यानी कि मैनेजमेंट नहीं आती इनको, मतलब मैनेजमेंट नहीं है इनके पास में, कुछ भी डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास में नहीं है। ये भाई साहब है इंडिया में, ठीक है, और ये भाई साहब है ऑस्ट्रेलिया में। तो अब क्या होगा, हम कहेंगे सर इसको ये पार्शियली इन इंडिया, पार्टली इन इंडिया।
कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या है सर? पार्टली इन इंडिया। तो अगर फुल्ली इन इंडिया हुआ तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो गई? पार्टनरशिप फॉर्म बन गई सर रेजिडेंट। पार्शियली इन इंडिया हुआ सर फिर भी रेजिडेंट। और अगर मान लो तीसरा केस हो जाए कि जिसके पास में सींग थे वो भाई साहब कहाँ थे? ऑस्ट्रेलिया में थे। ठीक है जी, हाँ ऑस्ट्रेलिया में थे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इस केस को हम बोलेंगे फुल्ली आउटसाइड इंडिया। थर्ड केस को फुल्ली आउटसाइड इंडिया। और इस केस में ये पार्टनरशिप फॉर्म क्या बन जाएगी सर? ये नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन से फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ पार्टनर से फर्क नहीं पड़ता, कौन डिसीजन मेकिंग दे रहा है उससे फर्क पड़ता है। ठीक, अच्छा जी। कंपनी के लिए ऐसा नहीं है, कंपनी के लिए ऐसा नहीं है। कंपनी क्या होती है सर? कंपनी के अंदर ना दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक तो इंडियन कंपनी होती है, एक तो इंडियन कंपनी होती है। और जो इंडियन कंपनी होती है ना, ये हमेशा ही रेजिडेंट ऑफ इंडिया होती है। इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट ऑफ इंडिया होती है, ठीक है। और दूसरी कंपनी होती है फॉरेन कंपनी, ठीक है जी। फॉरेन कंपनी को हम क्या पूछते हैं? हम पूछते हैं सर आपका पोएम इंडिया में है क्या? अब ये पोएम क्या है? पोएम का मतलब होता है द प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन necessary to conduct the business of entity as a whole or substantially made। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहते हैं कि आप अपनी जो डिसीजन मेकिंग पावर रखते हो, या फिर जो पर्सन आपकी डिसीजन मेकिंग पावर रखता है, और वो किसके हाथ में होती है? वो डायरेक्टर्स के हाथ में होती है, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है ना भाई। कंपनी जो होती है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर के हाथ में नहीं, मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होता है। तो हम ये चेक करेंगे कि मीटिंग ऑफ डायरेक्टर कहां पे बनाई गई है। अब याद रखना 10 में से 9 मीटिंग्स अगर इंडिया में है तो ये पार्टली इन इंडिया है, पार्शियली इन इंडिया है। अगर 10 में से 10 मीटिंग इंडिया में है तो ये फुल्ली इन इंडिया है, ठीक है। हालांकि मैंने इन इंडिया नहीं बोला, मैं अभी ऊपर लिख देता हूं इन इंडिया, ठीक है। तो ये पार्शियली इन इंडिया और ये फुल्ली इन इंडिया है। ये तो हमने मतलब समझ लिया कि सर पोएम का मतलब क्या है यहाँ पे। अब सर ध्यान से सुनना मेरी बात को, इंडियन पर्सन हमेशा ही रेजिडेंट रहेगी, इंडियन पर्सन नहीं, इंडियन कंपनी हमेशा ही रेजिडेंट रहेगी। और फॉरेन कंपनी के लिए हम क्या कहते हैं? फॉरेन कंपनी के लिए ये कहते हैं कि आप तभी रेजिडेंट होंगी जब आप फुल्ली इन इंडिया हो, जब आप की 10 में से 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग इंडिया में हो रही हो। अगर 10 में से 9 भी हो रही होंगी तो हम उनको क्या बोलेंगे? नॉन रेजिडेंट है। और अगर 10 में से 10 आउटसाइड हुई है तो नॉन रेजिडेंट है ही है। बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई। ये है हमारे पास में। तो ये मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी दिया हुआ था हमें, ठीक। अच्छा जी, इसके साथ हमारा जो है ये चैप्टर पूरा हो जाता है। और अब आप मेरे को कल सुबह मिलेंगे 11:30 बजे, ठीक है बच्चों। कल सुबह संडे को ओके सर। हमारी Okay, sir. क्लास है 11:30 बजे, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा। बाय बाय। Thank you, sir. सर हाँ जी बेटा, एक सेकेंड।